अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में हम आपके लिए लेकर यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 कक्षा गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आपके 20 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं इस बोर्ड परीक्षा में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2022 कक्षा 10वीं गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस बार की बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, जिससे आपके 20 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है अपना, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा p, p+1, 2p और 2p+1। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वो होती हैं जो दो से कटती नहीं है। जो संख्याएं दो से कटती नहीं है वो विषम संख्याएं होती हैं। तो विषम संख्याओं के लिए क्या होना चाहिए? दो से कटे नहीं, तो दो से क्या होना चाहिए? 2+1 होनी चाहिए। तो 2+1 होनी चाहिए। तो 2+1 क्या होनी? 2x+1। किस रूप में होनी चाहिए? 2x+1। 2x क्या होता है? दो से कटता है, लेकिन एक जब जोड़ देंगे तो वो संख्या दो से नहीं कटेगी, तो वो कौन सी हो जाएगी? 2p+1। यदि आपसे इस क्वेश्चन को उल्टा पूछ लेता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सम पूर्णांक का रूप जो दो से कट जाए, तो दो से कट जाए, दो के बाद दो से कटने वाली संख्या कितनी होती है? 4 होती है। फिर दो से कटने वाली संख्या कितनी होती है? 6 होती है। तो दो के बाद दो से कटने वाली संख्याओं में कितने कितने का अंतर है? दो के गुणज का अंतर है। तो किसका अंतर है? तो 2 × p। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 × p। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सह अभाज्य संख्याएं होती क्या है? वो संख्याएं जिनके एक भी गुणनखंड मैच नहीं हो, जैसे 2 और 3। 2 और 3 के एक भी गुणनखंड मैच नहीं होते, सिर्फ एक को छोड़कर, केवल एक को छोड़कर। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 × 1। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 1। एक को छोड़कर यदि कोई अलग गुणनखंड मैच नहीं करता, वो एक सह अभाज्य गुणनखंड संख्याएं होती हैं। जैसे देख लेते हैं अब दोनों में से। तो क्या 14 और 35 दिया है, तो 14 को क्या लिख सकते हैं? 7 दूनी 14। और 35 को क्या लिखते हैं? 7 दूनी 7 × 5 × 1 × 1। तो इनमें एक के अलावा और क्या मैच करता है? 7 मैच करता है। तो ये क्या होगी? सह अभाज्य गुणनखंड नहीं होगी। इसी प्रकार 18 और 25 में क्या देख लेते हैं? 18 तिछंग 18, 3 और 6। और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 3। 25 को क्या लिखते हैं? 5 × 5। तो क्या इनमें से 5 × 5 और 2 × 3 × 3 में से कोई मैच नहीं कर रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 18, 25। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 15, 18 और 24 का लासा। तो लासा कैसे निकालते हैं? तो एक बार देख लीजिए, यदि आपको नहीं आता हो 15, 18 और 24, तो इनका लासा निकालने के लिए सभी के अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या 2 से भाग देंगे, 2 से 15 भाग जाएगा नहीं, तो 3 से देंगे, 30 × 5 = 15। अब क्या बचा? 5 है, यहाँ 3 से देंगे तो जाएगा नहीं, 5 एकम 5 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 15 गुणन करने क्या हो जाएंगे? 3 × 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार 18 करते हैं। 18 क्या होगी? 2 से कट जाएगा, 2 नम 18। इसके बाद क्या? 2 से नहीं कटेगा 9, तो अब 3 से काटते, उसकी अगली संख्या से काटते हैं। 3 × 3 = 9। अब 3 है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो इसके कट गया 2, 3 और 3। तो क्या लिख लेंगे? 3, 3, 2। इसी प्रकार 24 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 2, 2, 2 और 3। इनमें से लासा के लिए सभी फैक्टर्स जो ज़्यादा हो फैक्टर, और सभी फैक्टरों को एक बार जरूर लिखना है। तो क्या करना है? 2 सबसे ज़्यादा कितने बार है? 3 बार। तो 2 को 3 बार लिख लेंगे, 2 × 2 × 2। अब उसके बाद क्या? 3 सबसे ज़्यादा कितनी बार है? किस संख्या में? 3 2 बार है। क्या लिख लेंगे? 3 × 3। अब देखते हैं कोई संख्या छूट तो नहीं गई है, तो 5 छूटा हुआ है, तो 5 को लिख लेंगे। यदि कुछ और छूटा होगा तो उसे भी लिख लेंगे। यानी जो जितने फैक्टर हो, सबसे ज़्यादा वाले फैक्टर को लिख लेंगे उतनी ही बार, फिर उससे छोटे वाले फैक्टरों को लिख लेंगे, और जो अलग अलग फैक्टर बचते हैं उनको भी लिख लेंगे। अब इनका गुणा करा दें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 पंचे 120, और 120 तियाँ
360। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 360। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इनका? लासा 360। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.16 और ये ऊपर क्या लगा? बार लगा हुआ को सरलतम रूप भिन्न में व्यक्त कीजिए। और एक ट्रिक सुन लीजिए और समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। जैसे कोई संख्या दी गई, जैसे 0.16 दिया गया, इसके ऊपर बार लगा, इसको सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए सेकेंडों में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? आपको बस देखना है कि आप बार किसके ऊपर लगा है, सिर्फ 6 के ऊपर लगा है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? 16। यदि उसकी पहली वाली संख्या के ऊपर बार नहीं लगा तो उस संख्या को घटा लेंगे, और नीचे क्या है, जिस संख्या में जितनी संख्या में बार लगा उतने ही 9 लिख लेंगे, 9, और जितनी संख्या में बार नहीं लगा उसके पीछे उतनी 0 लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? 15 माइनस 1, जो एक घटाया ये कौन सा एक है? जिसमें बार नहीं लगा हुआ है, तो एक घटा देंगे और नीचे क्या लिखेंगे? जितने में बार लगा उतने 9 लिखेंगे, जितने में बार नहीं लगा उतने 0 लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा? 15/90। तो इसको क्या लिख लेंगे? 15/90। तो 15 छक्का 90, तो क्या आ जाएगा? 1/6। तो सरलतम रूप क्या आ जाएगा? 1/6। तो ये राइट आंसर है। इसे आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। और यदि अपना अपना लॉन्ग प्रोसेस है जो आपकी कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है, उस लॉन्ग प्रोसेस से देख लेते हैं। तो इसको क्या मानेंगे? x बराबर 0.1, और जो बार बार आता है उसको क्या लिख 666। तो अब इसको क्या लिख लेंगे? इसमें दशमलव एक अंक बाद है, तो 10 का गुणा करा देंगे तो दशमलव एक अंक आगे आ जाए, पीछे खिसक जाएगा। तो क्या होगा? 1.666। अब एक बार 10 का और गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और समीकरण 1 और 2 और 3, पहला समीकरण मान लिया 1, दूसरा तीसरा समीकरण 2 को 3 में घटाने पर, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो 100 में से 10x चला जाएगा तो 90x बचेगा। और इतने में से घटाएंगे तो 16.666 में 1.666 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? x बराबर 15/90। तो क्या 15 छक्का 90, 1/6। आपके भी जो लॉन्ग मेथड है उससे भी 1/6 आ रहा है, और जो हमारा शॉर्ट मेथड था उससे भी 1/6 आ रहा है। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। यदि पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। संख्याएं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को ही भाग विधि द्वारा मासा निकालना कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? भाग विधि द्वारा मासा निकालना, या आपसे सीधे सीधे कह देगा यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा मासा निकालिए, या यूक्लिड विधि विभाजन की प्रमेय द्वारा हल कीजिए। तो इसका मासा निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि से। तो निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं? सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं, दोनों में से जो छोटी संख्या है उसको ले लेते हैं 1656, और जो बड़ी संख्या है उसमें भाग दे देते हैं। तो क्या करते हैं? छोटी संख्या को लेते हैं और छोटी संख्या से जो बड़ी संख्या है उसमें भाग देते हैं। तो क्या? 4025। तो 4025 में भाग देंगे तो 1600 का भाग 4025 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 दूनी 32। 16 दूनी 32 लगभग 2 बार ही जाएगा। तो देंगे, इसमें गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12 केरी 2, हाथ से लगी 1, 5 दूनी 10, 11 केरी 1, 6 दूनी 12, 13 केरी 1, और 2 1 3। तो क्या आ जाएगा? 3312। घटा लेंगे 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कितना? इस हाथ से ले लेंगे तो कितना? 9 में 7 गया तो 713 आ जाएगा। अब जो संख्या नीचे आती है उससे फिर भाग देते हैं जिस संख्या से भाग दिया गया है। तो 713 से कितने दें? 1656 में भाग देंगे। तो 713 से किस में भाग देंगे? 1656 में भाग देंगे। तो ये भी 2 बार ही जाएगा। तो 713 से देंगे तो 7 दूनी 3 दूना 6, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 1436 होता है तो 1436 लिख देंगे, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 230। जब तक शेष फल 0 नहीं होता ये प्रोसेस अब चलता ही रहता है। कब तक चलता है? जब तक शेष फल 0 नहीं होता है। तो 713 में फिर भाग देंगे 230 का, तो 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 690। 690 में 713 में 690 घटाएंगे 23 आ जाएगा। अब 230 में 23 का भाग देंगे, 10 बार पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। जिस संख्या से भाग पूरा पूरा चला जाता है वो क्या कहलाती है? मासा। क्या कहलाती है? मासा। रट लीजिए, जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है वो क्या कहलाती है? मासा। अब न्यूक्लिड प्रमेय है तो इसको लिखेंगे कैसे? लास्ट में इसको लिखेंगे, चूंकि संख्या 4
4025 व 1656 में न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 4000 का भाग कितने बार दिया था? 2 बार, प्लस शेष क्या बचा था? 713। तो शेषफल 0, जब तक शेषफल 0 नहीं होगा इसी प्रकार लिखते रहेंगे। अब 1656 713 के लिए न्यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो 1600 से 2 बार गया था, 230 शेषफल पर था, लेकिन ये भी 0 नहीं है, 0 हो जाएगा, वहीं पर बंद कर देंगे। अब देखें संख्या 713 व 230 के लिए, तो 713 230 का 3 बार दिया था, 23 शेषफल आया था, ये भी 0 नहीं है। अब देखेंगे संख्या 230 और 23 के लिए, 230 23 गुणे 10 बराबर 0। तो जब शेषफल 0 हो जाए तो क्या होगी? महत्तम समापवर्तक होगी या मासा होगी। तो इस प्रकार इस प्रमेय के अनुसार इसका हल देख लीजिए। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपकी इस बार की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 672 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबके गुणनखंड करते हैं, पहले की भांति ही करते हैं गुणनखंड। 72 का कर लेते हैं और 120 का कर लेते हैं, तो क्या जाएगा? 2 तिया 6 और 3 एकम 3, 2 से देंगे तो 36 दूना 72, 2 से फिर देंगे 18, फिर 2 से देंगे 9, फिर 9 बचा तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 हो जाएगा। इसी प्रकार इसके देंगे तो क्या आ जाएगा? 60, इससे देंगे तो क्या आ जाएगा? 30, फिर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15, फिर क्या आ जाएगा? 3 और 5। तो इनके गुणनखंड देख लेते हैं, तो क्या क्या आ जाएंगे? 6 गुणे 3 72 का क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 2 3 का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 और 3 और 5। जो सबसे ज़्यादा घात वाले हों तो उनको पहले लिख लेंगे, 2 की पावर 3। एलसीएम के लिए, एलसीएम के लिए क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा वालों को पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा वालों, उससे कम वालों के क्या 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2, 5 एक बार है तो 5 को एक बार लिख लेंगे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 356। इसी प्रकार एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं? जो तीनों में कॉमन हो, जो क्या हो तीनों के गुणनखंड में कॉमन हो, उनको एक एक बार लिखते हैं। तो 2 कॉमन है सब में, हाँ 2 कॉमन है तो 2 को एक बार लिख लेंगे। अब देखते हैं 3 कॉमन है क्या तीनों में, तो हाँ 3 एक बार कॉमन है तो 3 एक बार लिख लेंगे। अब देखते हैं 5 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है तो 5 को नहीं लिखेंगे। तो इसके एचसीएफ में क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 का क्या हो जाएगा? 6। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2 गुणे 3 6। एलसीएम क्या आ जाएगा? 360। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि हमें पता है कि क्या सिद्ध करना है और क्या हमें लास्ट में आंसर रखना है। तो सिद्ध करना क्या है? 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। तो हमें सिद्ध करना है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो सिद्ध करना है उससे विपरीत हम मान लेते हैं। तो माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, मान लेते हैं यह एक परिमेय संख्या है। 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या को किससे निरूपित करते हैं? a/b से, जहां a/b होते हैं और ये दोनों परिमेय संख्याएं होती हैं। इसलिए जब परिमेय संख्या होती है तो उसे a + b के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब हमने बताया था कि उनका एलसीएम क्या होना चाहिए, एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। जब कोई भी संख्या अभाज्य संख्या होगी उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 1 होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया है तो b ≠ 0। यदि एक परिमेय संख्या है तो b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब देख लेते हैं, जब हमने माना है 5 + √3 बराबर a/b, क्या माना हमने? a/b के रूप में। तो उपयुक्त समीकरण से व्यवस्थित करने पर तो संख्याएं एक तरफ ले आते हैं, रूट वाला एक तरफ, तो क्या हो जाएगा? a/b, जब 5 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? a/b - 5 बराबर √3। तो हम देखते हैं जहाँ a/2 और -5 परिमेय संख्या है। जब a/b हमने परिमेय संख्या ही माना और 5 को तो जानते ही हैं कि परिमेय संख्या है, तो इनका अंतर भी एक परिमेय संख्या होगी।
इनका अंतर हो या जोड़ हो, दोनों एक परिमेय संख्या होगी। पर दो परिमेय संख्याओं का योग या अंतर या गुणनफल या भागफल सब परिमेय संख्याएं हुई होती हैं। तो क्या होती है, किसी भी दो संख्याएं परिमेय संख्याएं तो उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या होगी चूंकि √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होंगी तो ये भी परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, परंतु इससे इस तथ्य का विरोध होता है, विरोधाभास होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना गलत हुई। क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है और हमने माना क्या था कि a/b एक परिमेय संख्या है, और लेकिन यहाँ पर सिद्ध होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो माना था उससे विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो यह हमारी कल्पना गलत हुई। अतः यह 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी से संबंधित है दूसरा, और अपरिमेय संख्या से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित। तो सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या। अभी हमने बताया कि कैसे सिद्ध करना है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। कल्पना करते हैं या मान लेते हैं हम कि √3 एक परिमेय संख्या। अभी हमने बताया कि जो पूछता है उसके विपरीत मानते हैं। यदि वो अपरिमेय कह रहा है तो हम मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर a/b, जहां a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ 1 होता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। a/b के रूप में दिया है, तो √3 तो दोनों का वर्ग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3a² तो b साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा 3b² बराबर a²। जब 3b² बराबर a² के बराबर है तो इसका मतलब क्या, 3a² को विभाजित करता होगा, या 3 एक स्क्वायर को विभाजित करता है। तो क्या होगा इसका मतलब, 3a² को विभाजित करता होगा। तो 3a² को विभाजित करता होगा तो 3a को भी विभाजित करता होगा। जब किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर सकता है तो उसकी संख्या को भी विभाजित कर सकता है। जब संख्या को विभाजित कर सकता है तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3m या a बराबर 3x लिख सकते हैं, या 3m, कुछ भी मान लेते हैं हम कि a बराबर 3m लिख सकते हैं हम। जब वो विभाजित करता है, कोई संख्या उससे विभाजित होती है, तो मतलब ये मान लेते हैं कि उसके गुणनखंड के रूप में होगी किसी संख्या की, तो मान लेते हैं क्या a 3m लिख सकते हैं। m कोई पूर्णांक है, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी पूर्णांक है, तो 3b² बराबर 3m²। 3b² बराबर क्या हो जाएगा 3m²। जब a बराबर क्या रखेंगे 3m, तो क्या हो जाएगा 3m²। तो 3b² बराबर क्या हो जाएगा 9m²। तो b² बराबर क्या हो जाएगा 3m²। 3m² हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है, b² और 3m², तो 3 क्या होगा b² को भी विभाजित करेगा। जब b को भी विभाजित करेगा b² को, तो b को भी विभाजित करेगा ही करेगा। तो क्या लिखे, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं a और b उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि दोनों में 3 से ही कट रहा है और 3 से ही विभाजित कर रहा है, तो इनका दोनों का उभय गुणनखंड क्या होगा 3 भी होगा। परंतु हमें पता है जब सहअभाज्य गुणनखंड होते हैं तो उनका केवल एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। लेकिन हमारी जो तत्व माना था उसका विरोध हो रहा है, इसलिए यह कल्पना हमारी गलत होती है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक जरूर आएंगे यदि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा तो। के किस मान के लिए रैखिक युग्म KS + y बराबर k² तथा x + ky बराबर 1 के अनेक या अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए a/a2, b1/b2, c1/c2 ये तीनों समान होने चाहिए। यदि उसके अनेक हल हैं तो हम समीकरण में रख लेते हैं a1 a2 और c2 की जैसा ऐसे विभक्त कर लेते हैं। तो a1 बराबर क्या है, k है। b1 बराबर क्या है, जब कोई गुणनखंड नहीं होता तो 1 होता है। c1 बराबर क्या है, k² है। अब यहां पर रख लेंगे x बराबर क्या है, a2 बराबर क्या है 1,
B2 बराबर क्या है के, C2 बराबर क्या है 1। तो हमें पता है निकाय के अनेक हल होने के लिए क्या आवश्यक है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 को बराबर होना आवश्यक है। तो A1 A2 और C2 के मान रख देंगे तो क्या जाएगा K/1 1/K बराबर K² 1। तो ये जब तीनों बराबर है तो दो गुणनखंड को लेके हल करते हैं हम, तो क्या आ जाएगा K/A बराबर 1/K। तो कैची गुणा होगा तो क्या हो जाएगा K² बराबर 1। तो वर्गमूल निकालेंगे 1 का तो क्या आ जाएगा +-1। तो इसके बराबर का मान क्या आ जाएगा +-1, यानी 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9 संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत है। संगत के लिए क्या होता है, संगत के लिए होता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों समान होते हैं तो ये संगत होता है। जब A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो ये क्या होती है, असंगत होती है। तो देख लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो संख्या दोनों समीकरण रख लेंगे और इनकी तुलना करेंगे। A1x B1y C1 बराबर 0 से, A2x B2x C2 बराबर 0 से। तो A1 A2 B2 C2 के सबके मान रख लेंगे। अब रखेंगे A1/A2, A1/A2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/4। तो क्या हो जाएगा 1/2। B1/B2 का मान रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। C1/C2 का मान रखेंगे तो 8/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते क्या है कि A1/A2 बराबर 1/2 है, B1/B2 बराबर क्या है 1/2 है, लेकिन C1/C2 बराबर क्या है 8/9। यानी तीनों के मान समान नहीं है। यदि ये तीनों के मान समान नहीं है तो समीकरण क्या होगा, यह असंगत होगा। यदि तीनों के मान समान है तो समीकरण क्या होगा, संगत होगा। यदि तीनों के मान समान नहीं है तो यह समीकरण असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल के लिए अभी हमने बताया कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 को बराबर होना अनिवार्य है। यदि उसके अनेक हल होंगे तो समीकरण को क्या लिख लेंगे, A1x B1y C1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकाल लेंगे। अब रख लेते हैं A1/A2 क्या आ जाएगा K/12 आ जाएगा। B1/B2 क्या आ जाएगा 3/K आ जाएगा। C1 और C2 बराबर क्या आ जाएगा K-3/K आ जाएगा। अब जब ये रैखिक गुणनखंड के अपरिमित हल हैं तो क्या हो जाएगा होगा, इनको यह समीकरण को संतुष्ट करेंगे। A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यदि अनेक हल होंगे तो इसका पालन करेंगे। तो इसका पालन करेंगे तो रख देंगे A1 A2 B1 B2 के मान रख दें तो K/12 आ जाएगा, 3/K आ जाएगा, K-3 आ जाएगा। तो कोई दो खंड लेके हल करते हैं तो पहले के दो लेके हल करते हैं। पहले के दो लेकर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा K/12 और 3/K। तो क्या हो जाएगा K का K और कैची गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा K² बराबर 36। और जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +-6। अब इसी प्रकार दूसरे तीसरे को लेकर हल करते हैं तो दूसरे तीसरे क्या आ जाएगा K और इसमें गुणा कराएंगे K² - 3K। तो 3K से 3K कट जाए, यह साइड आएगा तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। 3K से 3K जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 6K बराबर K²। 1K से K कट जाएगा तो K बराबर क्या आ जाएगा 6 और K बराबर 0। K बराबर 6 और K बराबर 0। लेकिन हमारा जो दोनों समीकरण में कौन सा आंसर मैच कर रहा है 6 और 6। यहाँ क्या है माइनस और यहाँ क्या 0, 0 6 मैच नहीं करते। कौन मैच कर रहा है 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा K बराबर 6 के लिए अनेक हल होंगे। तो K बराबर 6 के लिए क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, उनके अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या से 18 अधिक संख्या हो जाती है। तो क्या करेंगे, हम संख्याएं मान लेंगे, दहाई का अंक क्या मान लेंगे x और इकाई का अंक मान लेंगे y। तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, दहाई का अंक x है तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। अंक बदलने पर प्राप्त संख्या, अंक बदलने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 10y प्लस x। अब प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 12। यदि उनके स्थान बदल दिए जाएं, उनके स्थान बदल दिए जाएंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाएंगे। तो दी गई संख्या कितनी है हमारी, 10x प्लस वाई। तो 18 अधिक होंगे तो इस साइड 18 जोड़ दें तो दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी। अब कोर्स बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये संख्या ज़्यादा है, ये संख्या कम है, तो इस साइड 18 जोड़ देंगे। अब दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 10y और बराबर के साइड लाएंगे तो 10y माइनस एक्स हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस वाई बराबर 2 आ जाएगा। और हमें दिया कितना है, x प्लस वाई बराबर, x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया, 12। और x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया, 2। तो जोड़ देंगे तो क्या कट जाएगा, तो 12 दूनी 14 हो जाएगा, 2y बराबर 14। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7। y बराबर क्या आ जाएगा, 7। और 7 का मान रख देंगे समीकरण में तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, x और y के मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 गुणे 5 प्लस 7, तो क्या हो जाएगी 57। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन से लेकर आए हम। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी एक मूल माइनस 2 है तो p का मान बताइए। जब एक मूल दिया गया हो और किसी भी अचर संख्या का मान पूछता हो तो यदि एक मूल है तो उस संख्या को संतुष्ट करेगा, x जगह उसका मान रख देंगे। तो x जगह क्या रख देंगे, -2। तो ये -2 का स्क्वायर हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 माइनस p बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, p बराबर 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 और 1/3 है। तो गुणनखंड द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, जब मूल दिए गए हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस दोनों मूलों का योगफल इंटू एक्स, फिर क्या होता है, दोनों मूलों का गुणनफल। क्या होता है, दोनों मूलों का गुणनफल। तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर दोनों मूलों का योग करें तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1/3। तो 3 3 9 और 1 10, तो 10 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और दोनों का गुणनखंड करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3। अब क्या होगा जब आपको ये फार्मूला भूल जाए, अब बाई चांस आपको बोर्ड परीक्षा में बैठे हैं और फार्मूला आपको नहीं याद आ रहा है, ये फार्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स इंटू मूलों गुणनफल बराबर 0 होता है। यदि आप यहाँ पर माइनस की जगह प्लस कर गए या कुछ और कर गए, यदि आपको नहीं याद आ रहा है फॉर्मूला, तब क्या करेंगे द्विघात समीकरण निकालने के लिए। तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, यदि आप भूल जाएं कि यहाँ पर क्या होगा तो आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ऐसा करिएगा, एक्स लिख लीजिएगा और पहला मूल घटा दीजिएगा। एक्स लिख के पहला मूल घटा देंगे, इसके बाद से कोष्टक बंद कर देंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, फिर एक्स लिखेंगे, दूसरा मूल घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 1/3। ये क्या बन गया, दो गुणनखंड बन गए हमारे, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 1/3। ये दो गुणनखंड बन गए। तो अब इनका क्या कर देंगे, गुणा। गुणा तो आप कर ही लेते होंगे, नहीं कर पाते होंगे तो एक बार जरूर देख लीजिए, ऐसे करते हैं इनका गुणा। कैसे करते हैं इनका, ऐसा गुणा करेंगे तो एक्स का एक्स में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का 1/3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 एक्स हो जाएगा।
जब 3 का इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। माइनस माइनस का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और 3 में 1 का कराएंगे, 3 गुणे 1/3 का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर, और ये क्या हुआ एक्स एक्स के, तो एक्स एक्स वालों को कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो इनमें से माइनस कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 3, माइनस का एक्स कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 3 प्लस 1/3 इंटू एक्स प्लस 1। तो थोड़ा सा लेंथी होगा, 3 एकम 3 त्रिक 9 1 10, 10 क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या आ गया हमारा, वही फॉर्मूला बन गया। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x/3 प्लस 1, तो 3 का गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। तो आपको फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले की भी आप इसे निकाल सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे बोर्ड परीक्षा में वही तरीका आप यूज करिएगा। यदि फॉर्मूला नहीं आता हो तो सेकंड वाला मेथड जरूर यूज करिएगा, क्योंकि गलत होने की संभावना कम रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0, x का मान ज्ञात कीजिए। जब अचर पद ज़्यादा दिए गए हों, संख्याएं दी होती तो हम सीधे सीधे गुणनखंड करके उसका हल निकाल लेते हैं। यदि a b या किसी के रूप में दिया गया हो तो उसका समीकरण का हल कैसे निकालेंगे, तो समीकरण का हल निकालने के लिए सूत्र दिया होता है। हमारा सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। समीकरण हल करने के लिए सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो ए बी से बड़े समीकरण से तुलना कर लेंगे, ax² bx प्लस c से तुलना कर लेंगे तो a बराबर क्या है 4, b बराबर क्या है 4b, c बराबर क्या है, माइनस का माइनस समेत लेते हैं, माइनस समेत लेते हैं, ध्यान रखिएगा माइनस समेत ही लेते हैं। तो सी बराबर क्या, -a² माइनस b², तो इसमें कर देंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा, -4b प्लस माइनस 4b का स्क्वायर प्लस, यहाँ माइनस की जगह प्लस कैसे हो गया, जब इस माइनस से माइनस का गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 इंटू a² माइनस b²। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16b² से 16b² कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, 16² 16² में से 4 बाहर निकल आएगा, a² में से a बाहर निकल आए तो क्या बचेगा ऊपर, देख लेते हैं क्या बचेगा ऊपर, 4b प्लस माइनस 4a, तो 4 दोनों में से कॉमन है तो क्या हो जाएगा, 4 दोनों में से कॉमन तो ऊपर से 4 घटा लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, और नीचे क्या बचा हमारा, x बराबर a माइनस b/2, माइनस का क्या, जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b/2, जब माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b/2। क्या हो जाएगा, जब प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ये हल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 के मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहले मूल निकाल लेते हैं। मूल कैसे निकालते हैं, मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a, यानी माइनस का b/a का मतलब होता है x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है, माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 इंटू माइनस तो क्या आ जाएगा 7। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। तो c/ क्या होता है, अचर पद अपॉन a बराबर क्या होता है, a² का x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है, 1 है।
और अचर पद क्या है 12, तो क्या 12/1 आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 12। अब हमें निकालना है व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रम क्या होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इनको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो निकाल चुके हैं मूलों का योगफल हम कितना निकाल चुके हैं 7, मूलों का गुणनफल कितना निकाल चुके हैं 12। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 7/12। राइट आंसर क्या हो जाएगा 7/12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30, और जहाँ x नहीं है बराबर -4 और 7 के। तो हमें इसका हल निकालना है। तो पहले इसको सही ढंग से तोड़ के लिखेंगे, यानी इसको समीकरण बनाएंगे। तो इसको समीकरण बनाने क्या इन दोनों का एलसीएम कराएंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेके समीकरण बनाएंगे इसको। जब इनको दोनों को हल करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद जब हल और करेंगे तो क्या आ जाएगा -11/x²। इन दोनों का नीचे गुणा कर देंगे x² - 3x - 28। 11 से 11 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 30। तो 30 का कैंची गुणा होगा तो क्या आ जाएगा -30 x² - 3x - 28 बराबर 30। तो क्या हो जाएगा x² - 3x + 2 बराबर 0। और जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा अचर पद और x² का गुणा कराते हैं तो 2, और बीच वाली संख्या लानी तो 2 + 1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा x² - 2x - x बराबर 0। तो इनमें से क्या कॉमन है x कॉमन, तो x - 2 आ जाएगा, माइनस इनसे कॉमन तो x - 2 आ जाएगा बराबर 0। तो गुणनखंड क्या आ जाएंगे x - 2 बराबर 0, x - 1 बराबर 0। तो पहली वाली संख्या को 0 बराबर करेंगे तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, x - दूसरी संख्या को 0 करेंगे तो x बराबर 2। इसके मूल क्या आ गए हमारे 1 और 2। तो आपको क्या करना है किसी प्रकार का ट्रिपल समीकरण दिए हो तो उन्हें हल करके ax² + bx + c के रूप में तोड़ना है, फिर उसके बाद उनके गुणनखंड करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योगफल 34 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं संख्या x + y, x और y है। तो दो संख्याओं का अंतर क्या है x - y बराबर 2 है। उनके वर्गों का योगफल क्या है 34, x² + y² बराबर 34 दिया गया है। तो यहाँ से एक पद निकाल लेते हैं, यहाँ x का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 + y हो जाएगा। अब समीकरण में रख देते हैं तो x का मान रख देंगे तो y के जगह x से क्या हो जाएगा y + 2 रखेंगे तो y + 2 का स्क्वायर y² बराबर 34। तो हल करेंगे तो क्या आएगा 2y² + 4y - 30 बराबर, तो दो समय का है तो 2 से भाग दे देंगे तो y² + 2y - 15। तो 15 के गुणनखंड करने हैं कि 2 आ जाए। तो 15 गुणन का 5 या 15, तो क्या हो जाएगा 5y - 3y - 15। तो क्या हो जाएगा इनमें से y कॉमन तो y + 15 हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन तो y + 5 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा y - 3 y + 3। तो एक गुणनखंड करेंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर -5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा y बराबर 3 आ जाएगा, y बराबर 5। लेकिन हमने y माना किसको है तो y बराबर क्या माना है था x - 3 बराबर 2। तो x - 3 बराबर 2 समीकरण में लिखते हैं x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो y बराबर -5 रखने पर क्या हो जाएगा x + 5 बराबर 2। तो क्या आ जाएगा x बराबर -3। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 5 व 3 या -5 या -3। तो दो प्रकार की संख्याएं हो जाएंगे -5 या 3 या -3 और 5। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप इसे पीडीएफ में देखना चाहते हो तो आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.subhans classes जब आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो आपको यहाँ से गूगल वेबसाइट मिल जाएगी जिससे आप इसका फुल पीडीएफ सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।